एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ओम दत्त। आज हमारे साथ लाइव हैं कोची केरला से जाने माने वेलनेस एंड न्यूट्रिशनल मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर ए श्री कुमार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथ जुबली हेल्थ और ओम दत्त और सभी दर्शकों का धन्यवाद। जुबली हेल्थ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलनेस एंड न्यूट्रिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर ए श्री कुमार एक जाना माना नाम है। डॉक्टर ए श्री कुमार बेसिकली ईएनटी सर्जन हैं। केरला यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस, कर्नाटका यूनिवर्सिटी से डीएलओ की डिग्री लेकर आपने कई वर्षों तक इंग्लैंड और मिडिल ईस्ट में ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन के तौर पे काम किया है। केईएम और टाटा मेमोरियल मुंबई से आपने सर्जरी के साथ हेड एंड नेक सर्जरी में ट्रेनिंग भी ले रखी है। डॉक्टर ए श्री कुमार के पास ईएनटी हेड एंड नेक सर्जरी का 40 वर्षों का एक लंबा अनुभव है। इन सब के बाद भी आपने ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन की फेलोशिप भी प्राप्त की है और लगभग 18 सालों से आप वेलनेस एंड न्यूट्रिशनल मेडिसिन कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। आप वेलनेस सॉल्यूशंस और सुखिया फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च कोची के फाउंडर और चेयरमैन हैं। तो डॉक्टर साहब, हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन यानी पोषण और फूड में बेसिक डिफरेंस नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन और फूड में किस तरह का रिलेशन है? धन्यवाद। पहले ये क्वेश्चन, न्यूट्रिशन और फूड की एक्चुअली अलग अलग चीजें हैं जी। फूड एक माध्यम है न्यूट्रिएंट्स को वातावरण से हमारे शरीर हर तक वातावरण से हमारे शरीर से पहुंचना है और फूड में हमारे शरीर के लिए अच्छे और बुरे दोनों बात है, यह सामग्री है। और न्यूट्रिशन उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया से जिसने फूड पार्टिकल्स परिवर्तित होते से सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स से सभी शरीर के अंदर जाते हैं, यह है न्यूट्रिशन। यह सेल का अंदर जाने के हमारा हेल्थ को रिपोर्ट करते हैं, ये न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। लेकिन फूड ये आपको भोजन करते हैं, स्टमक पर जलते हैं, उसके साथ एक सूक्ष्म पार्टिकल से रक्त से अंदर जाते हैं और सेल्स को नरिश करते हैं। ये हमारे सेल को नरिश करना है, ये मेडिसिन है न्यूट्रिशन। और ये है डिफरेंस न्यूट्रिशन और फूड का, बिल्कुल इसलिए अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें। डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और हेल्दी न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए कैसे और कितना इम्पोर्टेंट है? हमारे शरीर को एक ही न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, बट लेकिन विभिन्न प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए। विभिन्न प्रकार को न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए हम कभी कभी डिफरेंट तरह का न्यूट्रिशन खाते हैं। ये पहले का है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और ए फैट। एक हम बोलते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स का ये सूक्ष्म पार्टिकल नहीं है, यह बड़ा पार्टिकल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। बट उसके साथ हमको विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए। ये सूक्ष्म पार्टिकल्स है, इसके अंदर है, बट लेकिन इसके अंदर से हमारे ब्लड का शरीर के अंदर जाना है। और सबसे अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट है तो पानी के लिए बहुत अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड पानी, ये डिफरेंट तरीका का फूड आपका
ये अच्छी से के लिए अच्छी सेहत के लिए हमारे जी शरीर में सही मात्रा में जरूर होना है। इसलिए हमारे ये पानी ज्यादा पीने तो अच्छा नहीं, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पीने तो अच्छा है। ये सभी प्रोपोर्शन को रेशियो संतुलित करना का आपका हमारा कर्तव्य है। ये है डिफरेंट टाइप्स का फूड आपके आपके लिए। ओके। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा ये भी है कि हेल्दी न्यूट्रिशन लेने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, ये अब तक हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या इस कंसेप्ट का कोई साइंटिफिक आपके पास ऐसा प्रमाण है जिससे ये साबित होता हो कि ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है? या ये एक लेकिन ये मत पूछना है, न्यूट्रिएंट्स के बिना हमारा लाइफ नहीं है। ये हमारा लाइफ आगे बढ़ते हैं, लाइफ तो इस दुनिया में पैदा हुआ है न्यूट्रिशन के वादा है। एक स्मॉल सगीरा स्मॉल सेल के से क्रोरम क्रोरम को सेल्स को हमारे शरीर पर है। ये सब न्यूट्रिएंट्स और फूड खाने से होता है। और शरीर का दो डिवीजन है, एक ही हार्मोन का डिवीजन और दूसरा है इम्यूनिटी का डिवीजन। सो हार्मोन का बैलेंस करने के लिए हमारा ये सब हमारा फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल सब कुछ चाहिए। और इसका बैलेंस तो ठीक है, इम्यूनिटी तो ठीक है। ये बैलेंस तो ठीक नहीं है, इम्यूनिटी से कम होता है। इसलिए हमारा हमारे आज का हमारे दुनिया पर सभी लोगों को ये क्या ना है, इम्यूनिटी तो कम होते हैं। इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म जीवियों अपने आपका इम्यूनिटी को चैलेंज करते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। ये है प्रॉब्लम है। सो इम्यूनिटी के लिए इसके लिए कई कई थाउजेंड्स रिसर्च पेपर्स है। बिना न्यूट्रिशन इम्यूनिटी नहीं है और हमारे लाइफ तो खतरा में है। और आज ये बैलेंस तो ठीक करना है। सभी न्यूट्रिएंट्स हम सब लोगों को कभी सभी न्यूट्रिएंट्स को चाहिए, बट लेकिन द रेशियो प्रोपोर्शन अलग अलग है एक एक व्यक्ति के लिए। सो इसलिए हम बोलते हैं सब कुछ पर्सनलाइज्ड है, एक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन और सब कुछ चाहिए। हमारा में भी अच्छा न्यूट्रिशन आपके लिए बुरा है, आपका बुरा किसी को ही अच्छा है। सो इसलिए हम अलग अलग पर्सनल डिफरेंस हो सकते हैं। इसके लिए हम पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एक आज के लिए बहुत साइंटिफिक और विज्ञान पूर्व समस्या को अच्छा तरह किया है। लॉट ऑफ बहुत बहुत रिसर्च है, पेपर्स है और सब कुछ है इसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये कोविड की महामारी जब आई है तो लोग इम्यूनिटी, यानी इसे हम अगर हिंदी में कहें तो प्रतिरोधक क्षमता को लेकर काफी लोग सजग हुए हैं और उनके अंदर बड़ी जागृति आई है कि भाई हम बेहतर न्यूट्रिशन के लिए विटामिन की गोलियां ले लें। तो उन लोगों ने क्या शुरू किया है कि कहते हैं कि उनका मानना यह है कि एक गोली अगर खा लेने से विटामिन और मिनरल्स की अगर कमी डेफिशिएंसी पूरी हो जा रही है तो फिर हम बैलेंस फूड के चक्कर में क्यों पड़े। तो हमारा सवाल ये है आपसे कि डाइट बैलेंस को बनाने के लिए विटामिन की गोलियां और फूड सप्लीमेंट जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं फूड के अलावा, कैप्सूल के रूप में या पाउडर्स के रूप में, वो हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं और हमारे पौष्टिक आहार की कमी को कितना पूरा करते हैं, हमारी डेफिशिएंसी कैसे पूरी होती है? या हमारे ये दुनिया में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे डाइट एक सही में पर है और डाइटरी सप्लीमेंट्स को दूसरे है। डाइट बैलेंस्ड डाइट या बैलेंस न्यूट्रिशन का बैलेंस करने का डाइट बहुत जरूर आज चाहिए, बट लेकिन ये बैलेंस न्यूट्रिशन आपका बैलेंस तो नहीं कर सक पड़ेगा। इसलिए हमको सप्लीमेंट्स चाहिए। सो बिना डाइट से सप्लीमेंट्स अच्छा नहीं। सो न्यूट्रिशन और भोजन और कुछ बैलेंस्ड खाना, आपको सब कुछ खाते और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स को भी आज का बहुत मुश्किल है।
अभी नहीं मिलता है। लेकिन रीज़न क्या है, हमारे ये फूड में काफ़ी पॉइज़न है, टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। इसलिए क्या क्या हुआ, और ये सब फूड में हमको एक केमिकल्स मिलता है। ये केमिकल्स को हमारा बायोकेमिस्ट्री और हार्मोन्स और इम्यूनिटी को अच्छा नहीं करते हैं। इसलिए सब विटामिन्स और मिनरल्स का सप्लीमेंट्स भी इसके साथ चाहिए। सो एक डाइट खाते तो बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूर, बहुत आवश्यक है। इसके साथ हमको बैलेंस करने के लिए ये सप्लीमेंट्स को भी बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स, बहुत टाइप्स का मिनरल्स और विटामिन्स है, ये सब खा सकते हैं। इसके इसके अलावा हमारे पास आई थिंक नेचुरल हर्बल रेमेडीज भी है, हर्बल्स को भी ऐड सकते हैं। सो ये सब कुल मिलकर हमारे इम्यूनिटी और हार्मोनल बैलेंस तो अच्छी तरह से बैलेंस होते होते हैं। तो हम एक आदमी तो ये एनवायरनमेंट से, हमारा एक प्रॉब्लम है, हम एनवायरनमेंट से बैलेंस नहीं है। इसलिए ये एनवायरनमेंट से सूक्ष्म जीवी हमसे अटैक करते हैं। लेकिन हम तो बैलेंस है, और ये हम बैलेंस के अंदर में है, तो एनवायरनमेंट से भी बैलेंस होते हैं। इसलिए हमारे ये बैलेंस करने के लिए हमारे आज का ये सभी को मालूम है, आज के फास्ट लाइफ है। फास्ट जी लाइफ में हमारे दिमाग स्पीड फास्ट से स्पीड से होते हैं। स्पीड मतलब 1 सेकंड 3 लाख किलोमीटर है स्पीड हमारे दिमाग का। हमारा दिमाग ऐसे स्पीड में चलने है तो फ्यूल चाहिए, और ये कुछ नहीं, और हमारा फूड बैलेंस्ड फूड चाहिए। इसलिए अदरवाइज दिमाग तो भी खराब होते हैं। मेंटल हेल्थ और दिमाग का प्रॉब्लम आज सभी देते हैं सारी दुनिया तक। द प्रॉब्लम ये है, ये बैलेंस अच्छी तरह करने के लिए हमको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और बैलेंस ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ को एक बैलेंस करके देना पड़ेगा। हेल्दी फूड के लिए डॉक्टर कुमार, वेजिटेरियन कुछ लोग होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो हम दोनों की बातें करेंगे कि खाने में उनको किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें कि आवश्यक, जैसे आपने बताया, कैलोरीज, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स यानी वैकल्पिक पोषक तत्व ये भी उनको मिल सके। या एक संतुलित न्यूट्रिशन और बैलेंस करने के लिए, और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के लिए हमारा दोनों तरीका सा पीपल है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। पहले हम वेजिटेरियन से करते हैं। इंडिया से बहुत वेजिटेरियन आदमी रहते हैं इधर। इसलिए एक हमारा एक प्रॉब्लम है, तो प्रोटीन को अच्छी तरह मिलना है। वेजिटेबल प्रोटीन एक एवरेज एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का आवश्यक है 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 ग्राम पर किलो 60 किलोग्राम व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सो इसलिए किधर से मिलेगा ये? सो एक है को स्प्राउटेड पल्सेस, स्प्राउटेड बीन्स, और ऑल द पल्सेस हमारा आई थिंक कभी तरीकों से मिलते हैं। और हम तो मालूम है क्या ये स्प्राउटेड ब्रोकोली, स्प्राउटेड पल्सेस, स्प्राउटेड दाल, और ये सब डिफरेंट कभी कभी वैरायटी से हमको स्टीम करके खा सकते हैं। कभी डाइजेशन हो तो अच्छा है, तो स्प्राउटेड जस्ट ऐसे ही खा सकते हैं। और यू कैन से अभी थे सोयाबीन्स बहुत अच्छा है, गेहूं बहुत अच्छा है, ब्रोकोली, और चावल भी कुछ मिलता है, नट्स पर मिलता है, अंडा, और सो ये सब हम कुछ वेजिटेरियंस अंडा भी खा सकते हैं, अंडा खाते हैं। सो ये हम इसको बोले हैं एगिटेरियन। सो एक अंडा नहीं खाते को ये सब वेजिटेरियन डाइट। सो एक तरीका है नाइट डिनर को चावल और व्हीट है सब कुछ अलग करते हैं। उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट डिनर को खाना चाहिए।
चपाती और व्हीट को अलग करके ये सुबह और शाम को मे बी लंच को लेना है, बट डिनर ये नहीं चलेगा, बिकॉज लेकिन नींद आने से हमको ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फैट चाहिए। सो इसलिए प्रोटीन का फूड ज़्यादा, ये स्प्राउट्स और उसके अंदर बटर, घी और मे बी वर्जिन कोकोनट ऑयल और ओलिव ऑयल ये सबको डालते खा सकते हैं। सो इसलिए प्रोटीन बहुत बहुत वेजिटेरियन पीपल को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और नॉन वेजिटेरियन को अंडा मिलते थे, मांस मिलते हैं, मछली और इत्यादि को मे बी बैलेंस करते हैं, सो कुछ ज़्यादा मिलते हैं। इसके विभिन्न प्रकार हमारे डाइजेशन का होते हैं। और आज का प्रॉब्लम है, मे बी प्रोटीन खाते हैं बट लेकिन डाइजेस्ट नहीं करते हैं। डाइजेशन करने के लिए आज का बहुत बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए हमका गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन, डायरिया और सब कुछ आ सकते हैं। इसलिए हम तो बोला आज हमारे स्टमक का अंदर का एसिड बहुत कम है, एसिडिटी नहीं है, एसिडिटी लो है। एसिडिटी लो करने के लेकिन हम तो बोलते हैं फर्मेंटेड फूड तो बहुत खाते हैं। फर्मेंटेड फूड या बटर मिल्क अच्छा है, दही अच्छा है और ये सब कुछ खा सकतेगा। और एक प्रोटीन की एक टाइप मैंने नहीं बोला, ये दूध, मिल्क तो अच्छा नहीं, मिल्क प्रोटीन तो अच्छा नहीं, मिल्क प्रोटीन तो आज का एक प्रॉब्लम है। सो मिल्क प्रोटीन अच्छा नहीं, बट लेकिन मिल्क का दही अच्छा है और बटर मिल्क अच्छा है, बटर अच्छा है, घी अच्छा है, सो ये सब कुछ अच्छा है, बट लेकिन इसका प्रोटीन। सर मिल्क क्यों नहीं अच्छा है? अगर किसी के पास शुद्ध अगर उसको मिल रहा है, प्योर अगर दूध मिल्क मिल रहा है, तो क्यों नहीं अच्छा है वो? ना, ये इसका समस्या ये है, आज हमारा प्रोटीन इंटेक 70-80% मिल्क का प्रोटीन आता है। 70-80% मिल्क का प्रोटीन आता है तो डाइजेस्ट नहीं करना पड़े, सो डाइजेस्ट नहीं करता है अब हमारे स्टमक में। सो ये प्रॉब्लम है। तो हमारे गट इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया को नाश करते हैं और उसका फंगस ग्रो सकते हैं। या फंगस होने तो आपका कैसे अभी सभी पीपल को गैस प्रॉब्लम है और हमारा इम्यूनिटी कम होते हैं और ऑल डिसीज सब कुछ आ सकते हैं, और इन्फेक्शियस डिसीज या लाइफस्टाइल डिसीज है, डायबिटीज सब कुछ आ सकते हैं। सो इसलिए मिल्क का रिसर्च तो बोलता है ज़्यादा मिल्क पीने तो डायबिटीज आता है, इम्यूनिटी कम आता है। हमने बचपन से सीखा दूध बहुत अच्छा है, अच्छा बैलेंस्ड फूड है, पर लेकिन एक समस्या है, मिल्क बैलेंस्ड फूड है उसी एनिमल का, काउस मिल्क, काउ का बैलेंस्ड फूड हमारा अच्छा बैलेंस्ड फूड नहीं है। हमको दूसरा प्रोटीन चाहिए, दूसरा प्रोटीन हमारे वेजिटेबल प्रोटीन से, वेजिटेबल पल्सेस से मिलना है। इसलिए हमको स्प्राउट्स एंड ये सब कुछ ज़्यादा खाते तो हमारा दूध पीने, 1 गिलास दूध पियो मुश्किल नहीं, पर लेकिन 2, 3, 4 हम तो बोला तो अच्छी है, तो ज़्यादा मिल्क खाए तो ये बुरा है। इसलिए बहुत डिसीज को अपने आप को लाइफस्टाइल डिसीज या एपिडेमिक्स और पैंडेमिक ये सब कुछ आने हैं। और आज तो सभी लोग हम पास्चराइज्ड मिल्क पीते हैं। पास्चराइजेशन को भी अभी साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, लेकिन सारा दुनिया ये पास्चराइज करते हैं। लेकिन एक ऑलवेज कभी एक प्रॉब्लम है तो मिल्क सभी हम लोग सब कुछ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन 2 राष्ट्र नहीं पीते हैं, चाइना और जापान, ये मिल्क नहीं। सो उसका स्ट्रेंथ तो सब कुछ अच्छा है, उसको हार्ट डिसीज नहीं है, उसको डायबिटीज बहुत कम है कंपेयर दुनिया तक कंपेयर करने के लिए। ज़्यादा मिल्क पिया मनुष्य रहते था यूरोप से, यूरोप में ज़्यादा डायबिटीज है, ज़्यादा हार्ट डिसीज है। अभी इंडिया में भी है, ज़्यादा मिल्क ज़्यादा खाते हैं पहले से बिना, बिकॉज हम तो सोच किया ये बहुत अच्छा है। इसलिए एक वार्निंग सिग्नल है,
कम करो दूध पीने के लिए। वेजिटेरियंस ज़्यादा मिल्क पीते हैं प्रोटीन के लिए और कैल्शियम के लिए। और मैं उसके लिए एक क्वेश्चन आता है, कैसा है एलिफेंट और काउ बैल कैसा है स्ट्रांग रहता है? उसने मिल्क नहीं पीता है। जी कैसा है उसका यानी एनिमल्स का बोन्स का स्ट्रेंथ और सब कुछ बहुत अच्छा है। इसलिए दूध हमारे मन से स्लोली स्लोली जो बढ़ता है। और उसके अलावा वेजिटेबल प्रोटीन ज़्यादा खाना है। मिल्क वेजिटेबल नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं मिल्क प्रोटीन एनिमल प्रोटीन है, ये एक एनिमल से आता है। इसलिए वेजिटेबल प्रोटीन बहुत अच्छा है, पल्सेस बहुत अच्छा है। और एक स्प्राउट्स ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, नट्स से मिलते हैं। और ये सब अच्छा प्रोटीन है। नॉन वेजिटेरियन का एक अच्छा तरह फूड है तो एग है, अंडा तो बहुत अच्छा है। और फाइबर तो बहुत भारी और इसलिए चाहिए। और ये भी चावल से और होल ग्रेन से मिलते हैं ज़्यादा। और एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स सब कुछ सब सब्जी में है और वेजिटेबल्स में है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये फ्रेश तो खाना है। हम तो सब कुछ फ्रिज में डालकर खाते हैं, लेकिन फ्रिज और तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन्स का वैल्यू कम होते हैं फ्रिज में डाल के। सो नेचुरल प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा और रह गया। अभी आपने ओके दूध की बात की, मिल्क की बात की। मिल्क को अगर हम दही बना दें, मक्खन बना दें, तो क्या वो फायदेमंद होगा? यह बहुत अच्छा है। हमारे इंटेस्टाइन्स को बहुत अच्छा है। दही और कर्ड और मक्खन ये सब कुछ बहुत है। और इसका फैट हम मनुष्य हम भी एनिमल है। हम तो एनिमल फैट चाहिए। इसलिए दही और बटर और घी और सब कुछ अच्छा है। और एक मेरे समझ में ये बहुत अच्छा फैट हमको मिलते हैं। पर लेकिन हीट नहीं करना का जस्ट खाने के लिए। बटर मिल्क तो बहुत अच्छा है, दही तो बहुत अच्छा है। फर्मेंटेड फूड बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए फर्मेंट करने के दही और बटर मिल्क से देते हैं। और मक्खन और उसको उसको भी बहुत अच्छा है। अच्छा, बैलेंस डाइट के अलावा बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स, जैसे आपने भी बात की, तो डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनके क्या है पॉजिटिव हेल्थ एडवांटेज, इन्हें कैसे और हाँ, किस मात्रा में लिया जाना चाहिए? आज हमारे एक खाने से अब हमारे फूड बैलेंस्ड फूड खाते तो हमको कोई मिनरल्स का अभाव है। मैग्नीशियम तो बहुत कम है, पोटासियम बहुत कम है, विटामिन सी बहुत कम है। और अगेन सी एक आयोडीन और सेलेनियम, ये मिनरल्स के आयोडीन सेलेनियम मिनरल्स ये सब मिनरल्स तो बहुत कम है। हमारे हमारे शरीर एक 12 मिनरल्स का बैलेंस है। इसके लिए इससे 6 और 7 मिनरलों का अभाव है दुनिया भर। और हमारे इंडिया और स्पेशल हमारे देश में आयोडीन डेफिशिएंट है, सेलेनियम डेफिशिएंट है, पोटासियम डेफिशिएंट है, मैग्नीशियम डेफिशिएंट। मैग्नीशियम तो अच्छा हमारे साथ है। सभी ग्रीन कलर अच्छा हिंदी ग्रीन का जी जी, हिंदी ग्रीन ग्रीन। ग्रीन, हरा हरा हाँ, होता है। हरा, जी, हाँ, हरी हरा, सब्जी। हरी, हाँ, हरी कलर में मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल तो मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम तो हमारा डायबिटीज का मैनेजमेंट है। और एक अगला मिनरल है जिंक। जिंक मिनरल तो बहुत कम है। जिंक तो जी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बहुत चाहिए। एसिड को अच्छी तरह स्टमक एसिड पाए तो। लेकिन लॉट ऑफ आज का दुनिया में लॉट ऑफ पीपल हम देखते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम है। सो जिंक खाने तो एसिड प्रोडक्शन अच्छा होता है। एसिड प्रोडक्शन अच्छा है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। सभी मिनरल्स अभी फूड में है या सप्लीमेंट खाते हैं, ये सब ये मिनरल्स को भी अब्सॉर्ब करते हैं। अब्सॉर्ब करने के लिए
जिंक मिनरल को ज़्यादा चाहिए। सो जिंक, मैग्नीशियम, पोटासियम और सब कुछ ज़्यादा चाहिए। आज हम सब कैल्शियम ज़्यादा खाते हैं, लेकिन कैल्शियम मिल्क से है, दूध में मिलता है, और सप्लीमेंट्स के लिए फूड सभी फोर्टिफाई किया है। बट एक बार सोचना है, आज सभी डेथ, कैल्शियम है मीनिंग डेथ है। कैल्शियम से सारा हार्ट डिसीज, हम तो कैल्शियम स्कोर को मेजर करते हैं। इसके अलावा मेन है अभी इसको बाईपास नहीं करना पड़ेगा, और मे बी स्टेंट नहीं बनेगा, और सो ये सब कुछ प्रॉब्लम है। सो कैल्शियम इज अ किलर, आज का किलर है। और क्या कारण है इसका? कैल्शियम अच्छा है, बट कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम ये हरी तरह ऑल वेजिटेबल्स में है, पर लेकिन हम तो इसको प्रिजर्व करते हैं ज़्यादा, इसलिए सब कुछ डालते हैं। और एक प्रॉब्लम है हमारा, एक समस्या है एसिड रेन और सॉइल में है, इसलिए मिनरल्स को रिप्लेस किया एल्यूमिनियम तक। एल्यूमिनियम आज का डायबिटीज का बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रेन का, दिमाग का प्रॉब्लम होता है, ये सब का ही मिनरल बैलेंस को टिल्ट किया। हम हमारे शरीर पर मिनरल्स का बैलेंस चाहिए। सो पहले प्रॉब्लम इम्यूनिटी डिफेक्ट आने के लिए पहली प्रॉब्लम है मिनरल्स का बैलेंस नहीं है। सो 3-4 मिनरल्स को सप्लीमेंट के लिए देते हैं, और खाना खाओ, और आपका इवन नॉर्थ इंडिया से हम तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी को ब्लॉक करने के लिए अच्छी तरह सिंक और खाने तो सेंसिटिविटी को ब्लॉक करते हैं, और हमको अच्छी तरह ये सब कुछ खाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कुछ हमारे व्यूअर्स सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ। एक सनी है, वो ये कह रहे हैं कि इज राइस ए गुड सोर्स ऑफ फूड एंड कैन इट बी टेकन इन डिनर। दूसरा उन्हीं का सवाल एक और है कि विच फूड शुड बी अवॉइडेड इन डिनर एंड व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम ऑफ डिनर फॉर डिनर। राइस कम्स अंडर सीरियल्स का क्लासिफिकेशन में है। ग्रेन्स में राइस, व्हीट, रागी, ओट्स सब कुछ आता है। डिनर को ये सब कुछ रिमूव करना है, हटा करना है। अच्छा। और उसके अलावा हमको ज़्यादा वेजिटेरियन से तो पल्सेस तो और वेजिटेबल्स को खा सकते हैं, लेकिन एक राइस, व्हीट, ऑल ये सब ग्रेन्स एक्चुअली वेजिटेबल्स नहीं है, ये सीरियल्स है। हमको वेजिटेबल्स खा सकते हैं, और नॉन वेजिटेरियन खा लेते हैं नॉन वेज। सो ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फैट डिनर से खाओ। 8 बजे के बाद नहीं खाना है, उसके पहले किसी 7 तो 8 बजे तक खाओ, और 2 घंटा का बाकी स्लीप और नींद के लिए 10 बजे और 10 बजे के बाद खाना है। 2 घंटा का एक गैप होना पड़ेगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है और फैट को डाइजेस्ट करना है। रात का नींद अच्छा है, क्योंकि नींद करने के समय ज़्यादा रिपेयरिंग आता है। हमारे बॉडी का सब कुछ रिपेयर या हम स्लीप करने से होते हैं। इसके लिए प्रोटीन चाहिए और फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। सो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल से मिलना होगे तो प्रॉब्लम नहीं है। सब में कार्बोहाइड्रेट लोअर डोज में है, इस तो अच्छा है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खावे तो नींद अच्छी नहीं और रिपेयरिंग नहीं होता है। सो राइस और सब कुछ मे बी लंच और ब्रेकफास्ट पर खाओ, और इवनिंग 4 बजे स्नैक्स पर खाओ, बट नो है, लेकिन डिनर पर नहीं। सर, एक क्वेश्चन और है कि डज राइस प्रोमोट्स टू मच वेट गेन? या राइस और सभी ग्रेन्स का एक प्रॉब्लम है। अब हम ग्रेन्स खाने तो एक प्रॉब्लम है, इंसुलिन को ज़्यादा पड़ेगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, सबको मालूम है, ये डायबिटीज का हार्मोन है, और लेकिन नहीं, ये फैट का हार्मोन है, फैट बिल्डिंग हार्मोन है इंसुलिन ज़्यादा होगा, और क्या करते हैं, राइस को लिवर से जाकर फैट बढ़ेगा। सो ज़्यादा फैट लेगा और फैटी लिवर का डिसीज का प्रॉब्लम भी आता है ज़्यादा राइस खाने।
डॉक्टर कुमार, हम बात कर रहे हैं पेट की बीमारियों पर। अगर हम आते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आप बार बार भी कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों के बहुत सही नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा एक टिप्स दीजिए बड़े शॉर्ट में कि उन्हें क्या करना चाहिए। और एक सवाल हमारा यहाँ और आपके साथ होगा कि अगर आपके हिसाब से अगर हम अपने डाइट को मेंटेन कर लें, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि मन में आता है कुछ आयली चीजें बड़ी जो स्वाद देती हो, जैसे हमारे यहाँ कहा था पकौड़ी खाना या कोई इस तरह की चीजें अगर लेना हो, कुछ नमकीन चीजें लेनी हो, साल्टेड हो, तो क्या ऐसी गुंजाइश है कि हम एक दिन बीच में गैप करके उस तरह के भी खाने का स्वाद ले सकें? हाँ, हमारे खाने के लिए दो तीन 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 फेजेस है। पहले स्टिमुलेट करना है, ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करने के लिए स्मेल तो अच्छा है, और एक हम तो सूप पी सकते हैं फर्स्ट टाइम, इसके अंदर कुछ हर्ब्स डाल सकते हैं, नमक है, और कभी कभी हम अब तो बोले से जिंजर बहुत अच्छा है, और टर्मरिक अच्छा है, और पेपर तो अच्छा है। ये सब जाने के क्या आता है, हमारा पेट पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने के बाद हमको पहली में भी ब्रेकफास्ट और लंच में पपाया बहुत अच्छा है, बिकॉज उसके अंदर एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स हमारे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। सो पहले ये पपाया और सब एक एक दो तीन फ्रूट का पीस खाओ, और उसके बाद प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन खा तो एसिड तो रेडी है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और ये डाइजेस्ट करने इसके इसके अलावा हम क्या करना है, एक कभी मील्स पर फर्मेंटेड फूड चाहिए। फर्मेंटेड फूड ये तो दही अच्छा है, और बटर मिल्क तो अच्छा है। सो ये सबको क्या करना है, तो ये सबको हमारे इसके साथ भी खा सकते हैं और पी सकते हैं, इसलिए डाइजेस्ट को बहुत अच्छा मिलेगा। सो एसिड तो बहुत अच्छा नहीं, तो हमारा इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया डेथ होता है। सो बहुत अच्छा एसिड और एंजाइम्स तो एंड प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक खाने में है तो बहुत अच्छा है, इसलिए बैलेंस करने का हमारा डाइजेशन करना पहला प्रॉब्लम है। डाइजेशन डाइजेशन तो अच्छा है तो सब कुछ, हम तो बोलते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन इज द सेकंड ब्रेन। सो हमारा सेकंड ब्रेन है हमारा पेट, और हमारा सब कुछ उधर से होता है। ओके, तो डॉक्टर साहब, खाने में गैप कितना होना चाहिए? कुछ लोग सुबह खाते हैं फिर सीधे शाम को खा लेते हैं, बीच में कुछ नहीं लेते, तो क्या करना चाहिए? खाने का एक सिस्टम क्या रखना चाहिए? आज का आज का मे बी लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी। मे बी ब्रेकफास्ट होना है, डिनर होना है, इसके बीच स्नैक्स तो होना है। कम से कम 2 घंटे के बाद स्नैक्स एकदम नट्स और ड्राई फ्रूट्स को खा सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स को खा सकते हैं, वेजिटेबल सैलड को खा सकते हैं, और लेकिन बेकरी फूड ऐसा नहीं। ये फूड एक 2 घंटे स्मॉल स्मॉल स्नैक्स खाए तो बहुत अच्छा है, बट मेन फूड ब्रेकफास्ट एंड डिनर। डायबिटीज क्यों होती है, और शुगर के यानी डायबिटीज के अनकंट्रोल्ड होने का इम्यून सिस्टम पर कैसे इफेक्ट आता है, और क्या डायबिटीज को आप लोग रिवर्स भी करते हैं फंक्शनल मेडिसिन के द्वारा? या डायबिटीज एक हमारे दुनिया, हमारे इंडिया में भी वर्ल्ड का कैपिटल है, दुनिया का कैपिटल हो गया, और जी। और स्पेशली केरला भी इंडिया का कैपिटल है डायबिटीज का। सो हमारे ये छोटा सा स्टेट में बहुत अधिक डायबिटिक पेशेंट्स है, बट हमारे समझ में फर्स्ट डायबिटीज का मकसद है शुगर तो ज़्यादा है, बट मेरा सजेशन है कि शुगर का प्रॉब्लम नहीं है। शुगर हमारे लाइफ के लिए बहुत बहुत चाहिए। 1 सेकंड तो शुगर नहीं तो हम मर होता है।
सो शुगर तो बहुत एसेंशियल चीज है हमारे लाइफ के लिए। कैसे इज शुगर हमारा दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम है तो हमने मे बी अबाउट 15 ईयर्स को 20,000 30,000 डायबिटिक पेशेंट्स को मैनेज किया। इसलिए हमारे एक्सपीरियंस से बोलते हैं ये सभी डायबिटिक पेशेंट्स का एक हार्मोन बहुत ज़्यादा था, ये इंसुलिन बहुत बहुत ज़्यादा था। सो डायबिटीज है, इंसुलिन का प्रॉब्लम है, इंसुलिन का डिसीज है, नहीं शुगर का डिसीज नहीं है। यह है पहला। शुगर नहीं, हमारे हमारे दिमाग से शुगर में वाइट शुगर नहीं है, वाइट शुगर अच्छा नहीं है, वाइट शुगर तो डायबिटीज नहीं है, वाइट शुगर तो एसिड है, जी एसिड। सो एसिड बहुत बुरा है। सो इसलिए वाइट शुगर को कम करना है, बट लेकिन शुगर को सो कैसे इंसुलिन को हमारे अच्छी अच्छी करने के लिए। सो राइस हमारे इंडिया और हम सभी लोग का एक प्रॉब्लम है, हम 3 4 5 टाइम राइस चावल या वीट सब कुछ खा सकते हैं, और ये ग्रेन्स की एक प्रॉब्लम है हमारे इंसुलिन को शॉर्ट करने की। और उसके एक 4 5 ईयर्स के बाद क्या आते हैं, पैंक्रियास फेल होते हैं और पैंक्रियास नहीं बढ़ते हैं और कंप्लीट इंसुलिन सब कुछ नीचे होते हैं। सो ये प्रॉब्लम है, इंसुलिन इंसुलिन ज़्यादा है, उसके साथ थायराइड हार्मोन कम होते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये मीनिंग है हार्मोनल इम्बैलेंस का पहला कदम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ है डिसीज नहीं है, ये पहली कदम हार्मोनल इम्बैलेंस। उसके बाद क्या सकते हैं, यू कैन, आपको सब कुछ मालूम है, सभी बीमारी आते हैं, प्रेशर आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, हार्ट डिसीज आता है, दिमाग का स्ट्रोक आता है और किडनी का प्रॉब्लम आता है, आई साइट का प्रॉब्लम आता है, ये सब इंसुलिन का अनबैलेंस इंसुलिन का प्रॉब्लम है। ये इंसुलिन को मैनेज करने के लिए पहले बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट को चाहिए। उसके अलावा सप्लीमेंट्स हम देते हैं, मे बी इंजेक्शन और दवा से देते हैं, मैग्नीशियम, पोटासियम, जिंक एंड ज़्यादा बी कॉम्प्लेक्स एंड हमारे देश में अभी एपिडेमिक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी भी अच्छी तरह ये तो ये डायबिटीज को रिवर्स करते हैं, डायबिटीज को रिवर्स करते तो हमको ये सभी डिसीज को मिटा सकते हैं, हार्ट डिसीज, ब्रेन डिसीज, कैंसर सब कुछ। सो और जीवन शैली रोग को रुकने के लिए इसको हमको बैलेंस करना है। हम तो नहीं सोचते इसको अलग करना है, बट लेकिन बैलेंस करो इंसुलिन और अदर हार्मोन्स को। या डायबिटीज का इसका ब्लड शुगर और ये सब कुछ इसका एक सिम्टम है, एक सिग्नल है। हम तो इसको इसलिए तो डायबिटीज पेशेंट को हम तो अच्छे तरह मालूम है, आज कोविड का युग है, कोविड पेशेंट ज़्यादा जी जीवन लेते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सो सभी बीमारी को इसके लिए आता है, इसलिए रीज़न है कि इम्यूनिटी बहुत बहुत कम आता है और हार्मोन का इम्बैलेंस है, सभी डिसीज आता है, क्लॉट्स आता है, ब्रेन स्ट्रोक में आता है, सब कुछ प्रॉब्लम होता है। तो सर उनको क्या किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? जो हाँ, शुगर के पेशेंट हैं, प्री प्री और पोस्ट कोविड दोनों ही शुगर के पेशेंट के लिए खतरनाक हैं। तो ठीक ऐसे है। में उन्हें अपने डाइट को जो एक सिंपल भाषा में बताइए कि क्या उनको डाइट लेनी चाहिए, कब कब कितने गैप पे डाइट लेनी चाहिए? या एक कोविड पॉजिटिव है और सब लंग्स का प्रॉब्लम है तो डाइट हाई प्रोटीन डाइट नहीं चाहिए अभी, अभी लाइट डाइट चाहिए। मे बी चावल, हम तो बोले थे गंजी, गंजी चाहिए और पोरिज, राइस और व्हीट, होल व्हीट पोरिज और होल राइस पोरिज, ये बहुत अच्छा है। और बटर मिल्क तो बहुत अच्छा है। सो ये कोविड का समय ये बहुत 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 हमको हमारा इम्यूनिटी को आगे बढ़ाएगा। और लेकिन प्रोटीन और फैट कम करना, और उसके साथ हम बोलते हैं तो टर्मरिक बहुत अच्छा है। टर्मरिक फूड में करी में डालना है, टर्मरिक, पेपर और हिमालयन सॉल्ट और पोटासियम सॉल्ट तो है,
ये सभी अच्छा है करी पर डालकर खाने। पर लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ खा सकते हैं, और हम आपका स्टमक या एपिटाइट है तो स्मॉल प्रोटीन का फूड भी थोड़ा सा चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। सो पोस्ट कोविड में प्रॉब्लम है तो कभी पीपल को ये लंग्स का प्रॉब्लम आता है, फाइब्रोसिस जी। आता है, निमोनिया आता है, बट इसको हटाने के लिए बहुत ज़रूर है प्रोटीन एंड फैट। सो डाइट को चेंज करना है ये फेज में, हाई प्रोटीन को अच्छी तरह करना है, और उसके साथ फैट भी देना पड़ेगा। इसलिए हम देते हैं लेकिन सप्लीमेंट के साथ सिंक ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये सबको डाइजेस्ट करना है, अदरवाइज प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट करते हैं। और उसके साथ हम प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक, कैरेट बहुत अच्छा है, ओनियन अच्छा है, गार्लिक अच्छा है, ये सब ये सब कुछ मिलकर फूड के अंदर डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक व्यूअर्स हमारे पूछ रहे हैं एक सवाल, व्हाट आर द फूड फॉर हाइपोथायरिक पेशेंट्स, इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म? या हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स का मैं तो हेड एंड नेक सर्जन है, मैं ज़्यादा थायराइड पेशेंट्स देखते हैं सभी। मैं भी मेरा 40 साल के एक्सपीरियंस है, मैं ऑपरेट भी करता था पहले, अभी नहीं। लेकिन जी। थायराइड को मैनेज करने के लिए, हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज करने के लिए पहला कदम डाइजेशन का है, ये थायराइड का नहीं। हम तो अभी अभी वी नो दिस पैंक्रियास का प्रॉब्लम है पहले, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में कम होते हैं। सो हम क्या करते हैं तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स सभी सभी दवा खाने मिलते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स तो खाओ, और डाइजेशन को अच्छा करो। उसके बाद हम अलॉन्ग विथ हम सिंक देते हैं, और थायराइड हार्मोन ज़्यादा उत्पन्न करने के लिए मैग्नीशियम, आयोडीन एंड सेलेनियम, हमारे राज्य में इंडिया में एक प्रॉब्लम है, सेलेनियम का डेफिशिएंसी है। जी। सेलेनियम में मिनरल सॉइल से मिलना है, यह डेफिशिएंसी, सेलेनियम डेफिशिएंसी है कैंसर का एक प्रॉब्लम। हाइपोथायरॉयडिज्म शुरू करते हैं, बाद में कभी शरीर के किसी भाग कैंसर होता है। सो कोई भी नहीं बोलते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म कैंसर का कारण है, लेकिन ये हाइपोथायरॉयडिज्म एक का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है सेलेनियम डेफिशिएंसी, कैंसर का इंपॉर्टेंट रीजन है सेलेनियम डेफिशिएंसी। और लास्ट है आयोडीन, आयोडीन तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज हम तो ऑपरेशन करने के करने कैंसर सर्जरी के बाद हमको ऊन से आयोडीन रिच गोश्त को उतर देते हैं, और एक 5-10 मिनट उसके उसके साथ तो हम स्टिच करते हैं। उस तरह क्यों हम ऐसा करते हैं, आयोडीन को कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो आयोडीन, सेलेनियम, ये सब कुछ बहुत अच्छा है हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज करने के लिए। और एक प्रॉब्लम, कुछ फूड अवॉइड करना है, कैबेज फैमिली का फूड को अवॉइड करना है, कैबेज, जी। ब्रोकोली, ये सभी फूड को अवॉइड करना है। डॉक्टर साहब, अभी कोविड के दौरान लोगों को मेंटल स्ट्रेंथ पे काफी असर पड़ा है, हाँ, और के अंदर निगेटिविटी बहुत तेज आई है। तो ऐसे जी। में उनकी मेंटल हेल्थ को अगर हमें डेवलप करना है, फिर अपनी बैक पोजीशन में लाना है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन का क्या रोल हो सकता है, किस तरह का लेना चाहिए? या मैं भी मेंटल। जी। मेंटल जी। मेंटल जी। हेल्थ, मैं तो ईएनडी हेड एंड नेक सर्जन है, और उसके बाद न्यूट्रिशन का फेलोशिप है। बट लेकिन हमारे कोविड के पहले भी मेंटल हेल्थ पेशेंट्स ज़्यादा आते थे, क्योंकि मेंटल हेल्थ है तो केमिकल इम्बैलेंस है, ब्रेन का केमिकल इम्बैलेंस है, मेंटल प्रॉब्लम। सो ब्रेन का ये प्रॉब्लम कैसे होता है तो वन है ब्लड सर्कुलेशन को कम होते हैं पहले। और ब्रेन केमिकल्स तो मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन और मिनरल्स चाहिए। और एक अच्छा दिस थिंग है, ब्रेन
up to say it like a fluid, semi solid. या इसलिए एक इसका 75% ब्रेन फैट से फैट है और नर्व जंक्शन के 95% भी फैट है और ये प्रॉब्लम है तो ये फैट तो बहुत अच्छा देना पड़ेगा स्पेशली पोस्ट कोविड के लिए। हम देते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल तो बहुत अच्छा है। इसका अंदर एक केमिकल है नाम है लोरिक एसिड बहुत अच्छा है, दिमाग का सब कुछ इसकी पोस्ट कोविड नहीं है और अल्जाइमर्स डिसीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिसीज ये सभी को ये अच्छा है। सो पहला अच्छा फैट दियो, बटर घी या सब कुछ अच्छा है और उसके लिए ये भी अच्छा है और उसके साथ हाई प्रोटीन डाइट देता है। हाई प्रोटीन डाइट देने के लिए सिंक और डाइजेशन का एंजाइम्स भी अच्छा है और इसलिए हम ब्रेन का मेंटल हेल्थ का मैनेज कर रहे हैं। हमारे साथ पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ डेली 5-6 पेशेंट्स सभी आते हैं और सुसाइड टेंडेंसी, मेंटल हेल्थ, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम ये सब कुछ कोविड के बाद हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी ये कोविड खा चुका है और हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए ये मेंटल हेल्थ डाउन आता है। इसलिए आप डॉक्टर साहब, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन ये भी बहुत ज़्यादा इस समय, इसको अगर कहा जाए तो ये भी पेंडेमिक है, वो भी हो चुका है। तो हम जरा ये बताइए कि किस तरह के न्यूट्रिशंस को लिया जाए जिससे कि इन पे कुछ कंट्रोल हो सके, और अगर किसी को मोटापा हो गया है तो कैसे वो कम हो सकता है, किस तरीके से? या इसके उत्तर में भी पहला क्वेश्चन में था, पर लेकिन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये प्रॉब्लम सब कुछ, ब्लड प्रेशर है तो हार्ट का अच्छी तरह हार्ट प्रेशर करना है और कोलेस्ट्रॉल है तो लाइनिंग के अंदर ब्लड वेसल्स के लाइनिंग के अंदर ये सब कुछ आते हैं और इसलिए हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से पंप करना है। लेकिन द प्रॉब्लम है तो ये कौन ये ट्रिगर करता है, इसका कारण है इंसुलिन है ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने का मेन। सो इंसुलिन को अच्छी करने के लिए मैं तो ट्रीट करते हैं ब्लड प्रेशर पेशेंट को पोटासियम एंड मैग्नीशियम। पोटासियम रिच फूड, ऑल वेजिटेबल्स, सब वेजिटेबल्स बहुत अच्छा है और सब्जी तो अच्छा है और इसके अंदर और एक व्हाट इज दैट ग्रीन टी बहुत अच्छा है और कैप्सिकम ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर पोटासियम और मैग्नीशियम ज़्यादा है। चू करने भी इवन हम तो बोले तो मॉर्निंग ड्रिंक एक ग्लास पानी ले और उसके अंदर लेमन डालो और उसके अंदर एक 3-4 तुलसी का लीव्स तो डालो, रखने दो 10 मिनट और उसके बाद पियो। आपको सब कुछ पोटासियम, मैग्नीशियम और मिनरल सब कुछ दिया और उसके अलावा कभी लाइफ भी किया बिकॉज ये तुलसी लीव्स फ्रेश है तो सूर्य प्रकाश का बायोफोटॉन्स भी है, लाइफ भी है। सो बहुत अच्छा है तो प्रेशर को, डायबिटीज को और इंसुलिन को कम करने के लिए और अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर कुमार, कोविड-19 का जो इन्फेक्शन हुआ उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को उसने ट्रिगर किया, जिससे क्या हुआ कि दिल की मांसपेशियां हमारी जो हैं वो कमजोर पड़ने लग गई, हमारी धड़कन जो है वो प्रभावित हो गई। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग की एक समस्या आई जिससे यहाँ तक कि लोगों को हार्ट स्ट्रोक भी हो गया। तो मेरा ये कहना है कि हम किन चीज़ों को अवॉइड करें और किन चीज़ों को शामिल करें, खासतौर पर जो हमारे पोस्ट कोविड पेशेंट हैं वो इसको लेके बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तो क्या करना चाहिए? और इसी के साथ एक सवाल हमारा और है कि लिक्विड इनटेक हमें कितना बढ़ाना चाहिए, और लिक्विड इनटेक ये भी बताइएगा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। ये पोस्ट कोविड आ गया और गया और उसके बाद 10-15 दिन के बाद
पेशेंट आता है और कोलैप्स आता है, डेथ होना है। और इवन सभी ऐसे कोई भी इवन मुझे और एक फ्रेंड है कि डॉक्टर एक प्रोफेसर भी ऐसा लिया, ऐसा मारा। सो लेकिन एक कारण क्या है तो रेस्पिरेशन, श्वास को कुछ तकलीफ नहीं था, बट लेकिन इफ यू पल्स ऑक्सीमीटर है तो यू कैन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और रेस्पिरेशन तो बहुत अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत बुरा हो गया। सो क्यों इसके लिए? इसके मीनिंग है अंदर क्लॉट है, ब्लड क्लॉट इधर उधर किधर की। ब्लड क्लॉट हार्ट में आते तो बहुत डेंजरस खतरनाक आता है और दिमाग में तो खतरनाक आता है, स्ट्रोक और सब कुछ आता है। मे बी पेरिफेरल वेसल्स में तो बहुत खतरनाक नहीं, बट लेकिन उसको उस पेशेंट्स को मे बी कुछ तो मे बी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं और ये मार सकते हैं। बट क्या करना है इसको? ये कॉम्प्लिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा आता है। सो एक प्रिवेंटिव स्टेप है, एक तो पहले पानी और लिक्विड पीने के लिए मिनिमम 3 लीटर पानी रोज पीना है। और पानी का भी आपको पीएच लिटमस पेपर डालने तो आपको मालूम है सब पानी को एसिड है। हम तो जी प्लास्टिक बॉटल से पानी लेते हैं, में पानी एसिड है। लेकिन अभी पानी को स्टोर करने के लिए है पहले कदम है ग्लास बॉटल या स्टेनलेस स्टील बॉटल पर स्टोर, और अदरवाइज मड बॉटल पर स्टोर करते हैं। और नहीं प्लास्टिक बॉटल का पानी तो अच्छा नहीं है, सब एसिड है। और अल्कलाइज करने के लिए कोई भी मेडिसिन चाहिए, लेकिन हम एक 1 लीटर 2 लीटर बॉटल में तुलसी लीव्स तोड़ो, लेमन को डालकर स्क्यूज नहीं है, लेमन पीसेस को अंदर डालो और एक 6 घंटे के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद ये चेंज करो। और आपका कोई प्रॉब्लम है, मैं तो बोला प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो मैग्नीशियम कैप्सूल है, इसका अंदर खोलकर इसका पाउडर उसके अंदर डालो। सो मिनरल भी है। सो कभी भी थर्स्टी है तो ये पियो। डेली 2-3 लीटर पानी पिए तो ये सब कुछ ये क्लॉट का प्रॉब्लम तो अच्छी होता है। हार्ट का मशीन, हार्ट मसल्स को भी बहुत अच्छा है, हमारा दिमाग को भी अच्छा है। सो सिंपल ट्रिक है, बट लेकिन हमारा लाइफ तो बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, एक इशिता शर्मा है हमारी व्यूअर्स, उनका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड मोनोसैचुरेटेड फैट? सो वी डोंट स्पेशली हमको ट्रांस फैट नहीं चाहिए। इसका मीनिंग है प्रोसेस्ड फैट। बटर तो बहुत अच्छा है, बट लेकिन if you cook it or heat it, this becomes trans fat and many mono and saturated fat. So ये बहुत बुरा है। So processed fat तो नहीं खाना है, ये तकलीफ है, हमारा शरीर को नहीं चाहिए। अनप्रोसेस्ड फैट है, सभी को सभी टाइप ऑफ फैट भी अच्छा है, ऑयल भी अच्छा है, बटर भी अच्छा है, घी भी अच्छा है, और ये सब क्लासिफिकेशन उसके साथ आता है। हमको चाहिए ओमेगा 3 ज़्यादा चाहिए आज हमारे लाइफस्टाइल पर। सो फ्लैक्सीड में है और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल में भी है और मछली में भी है। और अदरवाइज हम तो इसका सप्लीमेंट्स है तो उसका भी खाना है। ये तो हमारे ब्लड जी प्रेशर, हार्ट और ब्लड क्लॉट के लिए भी बहुत अच्छा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जी डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं अपने व्यूअर्स का। वो कह रहे हैं कि सर, इन इवनिंग टाइम 4 to 6 PM इट माई बीपी बिकम्स हाई, तो इसके बारे में जरा बताइए। सम टाइम, वो कह रहे हैं सम टाइम ऐसा होता है। या ये हमारे मेंटल स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। माइंड और बॉडी, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा है। सो मे बी डे टाइम का जॉब है और सब कुछ है, इसलिए माइंड भी स्ट्रेस होता है और बॉडी भी स्ट्रेस होता है। सो मेंटल और बॉडी स्ट्रेस को बीपी ज़्यादा करने का कारण है। इसलिए हम तो ये टाइप ऑफ पानी पिए तो बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम और ये सब कुछ पानी इसका कम होते हैं और जी जी बीपी को भी कम। जी डॉक्टर साहब,
अभी कोविड की तीसरी स्ट्रेन आई नहीं है, लेकिन लोगों को मीडिया ने या और कहिए कि और तरीके से लोग थोड़ा डरे हुए हैं बच्चों को लेकर कि बच्चों के ऊपर क्या असर होगा। तो ये बताइए कि बच्चों का तो वैसे इम्यूनिटी तो उनकी मजबूत होती है और ये कहा जाता है कि अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो कोविड का कोई असर नहीं होगा। तो बच्चों के इम्यूनिटी को और मजबूत बनाने के लिए और कोविड से लड़ने में एकदम मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कोविड कोविड तीसरा तरंग तो हम बोलते हैं चिल्ड्रन का प्रॉब्लम आना पड़ेगा चिल्ड्रन का, बट लेकिन चिल्ड्रन का इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छा है, बट लेकिन इसको और बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एक हम तो बोलते हैं सभी चिल्ड्रन को ये बटर मिल्क बहुत अच्छा है डाइट से लिए। इस बैक्टीरियल का प्रोबायोटिक फूड ज़्यादा है तो बैक्टीरियल काउंट हाई तो वायरस नहीं आता है। हमारा बैक्टीरिया फ्रेंडली बैक्टीरिया, हमारे दोस्त बैक्टीरिया अंदर है, ये बैक्टीरिया ज़्यादा है तो कोई भी वायरस को हमारे आ सकता है। इसलिए चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा है। प्रोसेस्ड फूड कम करो, बेकरी फूड्स तो कम करो और फास्ट फूड तो कम करो और होमली फूड और ये फूड को अच्छा तरह खाना है। लेकिन कोई भी चाइल्ड का इम्यूनिटी और वीजिंग है, साइनस प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस है तो एक मिल्क पीते तो मिल्क को स्टॉप करना है फर्स्ट, और बटर मिल्क ये सब कुछ खाना है। मिल्क तो खाने तो सोया मिल्क दियो और अदर वेजिटेबल मिल्क तो लेना पड़ेगा। आलमंड मिल्क तो मिलते हैं, सोया मिल्क मिलते हैं, कोकोनट मिल्क मिलते हैं, ये सब कुछ एक और है। और विटामिन सी और जिंक को भी हमको मे बी ड्रॉप्स अवेलेबल है, उसको मे बी इम्यूनिटी को भरने के लिए बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल और, क्योंकि हमारा समय लगभग अब समाप्त होने वाला है। तो कोविड के बाद ये देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर वीकनेस बहुत आई है और यहाँ तक कि जो उनका सोडियम काफी लो हो जा रहा है, और अगर सोडियम में बढ़ाने की कोशिश की जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो उनके हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और सोडियम को लेवल पे लाने के लिए उनको क्या एक्स्ट्रा फूड और लेना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन उनका एक्स्ट्रा होना चाहिए, बड़े शॉर्ट में? या एक बहुत अच्छा शॉर्ट वन फूड है नारियल का पानी, बहुत अच्छा है और नेचुरल सभी भी मिलता है और ये तो बहुत अच्छा है। और इसलिए ये रही तो ये बटर मिल्क से नमक और सब कुछ डालकर एक हम तो बोले कि चिल्ली और जिंजर भी डालो और ये पीना के लिए बहुत बहुत लेकिन डॉक्टर साहब नारियल पानी के लिए कहा जाता है कि अगर ज्यादा आप पी लें तो ये नुकसान करता है किडनी को। हाँ, ज्यादा नहीं। ये हमारा प्रॉब्लम है, आज का प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस है। हम सब घर के अंदर रूम के अंदर देते नहीं जाते। सो एक नारियल का पानी एक दिन किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी को अच्छी तरह इसको इसके अंदर सब कुछ मिनरल्स है एक बार। और उसके अलावा बटर मिल्क तो बहुत अच्छा है और तो इसको मे बी रेगुलर कितने दिन तक लेना चाहिए? या अगर शुरू किया तो ये आप नारियल पानी कितने तक रेगुलर लेना चाहिए? मे बी एक नारियल का पानी मे बी दो 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 इंडिविजुअल्स को काफी है। नहीं, कितने डेज तक रेगुलर? वीकली वीकली 2 दिन और 3 दिन मैक्सिमम। ओके सर, अंत में हमारा एक सवाल आपसे, और बातें तो बहुत सारी करनी थी, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन समय की हमेशा बंदिश होती है तो इसलिए हमारी मजबूरी भी है। तो एक सवाल हमारा ये है कि किसी भी उम्र में स्वस्थ रहने के लिए और बढ़ती उम्र में जो लक्षण बढ़ती उम्र के आते हैं, भूलना और तरह की बीमारियां होती हैं, उनको क्या फंक्शन मेडिसिन के द्वारा रिवर्स किया जा सकता है? या एक्चुअली फंक्शनल मेडिसिन के द्वारा सब टाइप ऑफ डिसीज को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि क्योर नहीं, रिवर्स करना है। हमको एक बार हमारा शरीर, हमारा सेल्स ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। ये सेल्स के लिए हम क्या करते हैं तो ये सेल्स को जीवन प्रदान करने के लिए सब कुछ बैलेंस किया तो ये सभी रोग को रिवर्स कर पड़ेगा।
एनी एज भी नहीं है, एंटी हम तो बोलते हैं एंटी एजिंग है, एजिंग तो नहीं, बस एक लाइफ में जा सकते हैं लेकिन एज नहीं है अपनेगा, तो इसलिए हमको सब कुछ रिवर्स करते हैं फंक्शनल मेडिसिन के द्वारा। डॉक्टर कुमार, अब हमारा समय समाप्त हो गया है। Okay. जुबली टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित हर विषय पर पूरी प्रामाणिक जानकारी देने के लिए देश और विदेश के जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ हमारे साथ लाइव होते हैं। आप जुबली टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर कभी भी हमारे इन कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। अब तक हमारे 50 वीडियो हैं जो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल पूरी तरह से उपलब्ध कराएंगे। आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए जुबली टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दर्शकों, यदि आप हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7985068165 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोविड की महामारी के कारण कई लोग मानसिक अवसाद और अनजाने भय के शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमें यह जानना भी होगा कि यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ हो पाएगा। मेंटल रिहैबिलिटेशन यानी मानसिक स्थिति को फिर से मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ लाइव होंगी बेंगलोर से इंटरनेशनल कॉर्पोरेट मोटिवेशनल स्पीकर और रिनाउंड डॉक्टर प्रोफेसर यूशी मोहनदास। डॉक्टर कुमार, आपने जुबली हेल्थ के दर्शकों को अपना इतना कीमती समय दिया और आपने, जबकि शुरू में ही आपने कह दिया था कि भाई हिंदी से हमें बड़ी समस्या होगी, हम बोल नहीं पाते फ्लुएंटली, लेकिन आपकी हिंदी इतनी अच्छी लगी और ये समय भी हमारे लिए बड़ा कम पड़ गया। हम कोशिश करेंगे कि एक बार हम आपको कष्ट देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए जिनको मैं नहीं ले पाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। Okay. तो अगले रविवार धन्यवाद के लिए ओम दत्त को दीजिए अनुमति। नमस्कार।